हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनजे एजुकेटरी में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हिंदी। हम इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, HEMM ऑपरेटर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो आप लोग जितना मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है उतना को आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला भारोपी, दूसरा द्रविड़, तीसरा ऑस्ट्रिक, तीसरा चीनी तिब्बती। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ए भारोपी होगा, ए, ठीक है ना दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन बोलता है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, बी लौकिक संस्कृत से, सी पाली प्राकृत से, या डी वैदिक संस्कृत से। तो किससे होगा दोस्तों? ए अपभ्रंश से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में ये कहा गया है तीसरा क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक ना। तो ए राजभाषा, दूसरा राष्ट्रभाषा, सी विभाषा, या डी तकनीकी भाषा। तो किस में रखेंगे दोस्तों? ए राजभाषा में रखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जिसमें कहा है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ए शारदा लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी कुटिल लिपि, या डी ब्राह्मी लिपि। तो किससे हुआ है दोस्तों? तो डी आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक। पांचवा देखेंगे जिसमें कहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी लिपि, बी ब्रह्मा लिपि, ब्रह्मा या ब्राह्मी लिपि, सी देवनागरी लिपि, या डी सौराष्ट्री। तो किससे होगा? देवनागरी लिपि से होगा। इस क्वेश्चन को पिछले HEMM ऑपरेटर में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? ये 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 14 सितंबर 1949, या डी 14 सितंबर 1950। तो किससे होगा दोस्तों? सी 14 सितंबर 1949 को हुआ था और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछेगा तो 14 सितंबर 1949, अगर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बोलेगा तो 14 सितंबर को, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए बीजी खेर, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी GP पंत, डी पी सुब्बोरोयान, ठीक। तो कौन होगा दोस्तों? ए आपका होगा BG खेर होगा, ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो क्या कहलाएगा? डी वर्ण कहलाएगा। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? पद, पदबंध, वाक्य या अक्षर? तो भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में कहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछा है दोस्तों, कितनी होती है? तो स्वरों की कुल संख्या होती है सी, ठीक, सी 13 होगा। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो ए 32, बी 33, सी 34, या डी 36। तो कितनी होगी दोस्तों? तो बी 33 होगा, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, त्र, ज्ञ। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों? सा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ जो है, छतरी के छ जो है वो का हलंत स से मिलकर बनता है, अच्छा, ठीक दोस्तों, का हलंत स से। और त्र जो है वो त हलंत प्लस कौन सा रा मिलकर त्र बनता है, ठीक दोस्तों। और ज्ञ जो है वो बनता है ज हलंत प्लस ञ
मिलके क्या बनता है, गिया। ठीक, तो स जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट देखेंगे, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, केवल नाक और मुंह दोनों से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होगा दोस्तों, तो सी नाक और मुंह से। अनुनासिक का मतलब होता है अंग और आहा। ठीक दोस्तों, अंग और आहा ये दोनों शब्द नाक और मुंह दोनों से निकलते हैं, यही पूछा है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, या वर्ग के पंचम अक्षर। तो कौन सा होगा, अभी मैंने ऊपर में बताया लिख के दोस्तों, तो वर्ग के पंचमाक्षर होगा। ठीक ना, इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। मैंने इससे पहले हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है बोला था, तो स्वरों की कुल संख्या में अंग और आहा मिलकर 13 शब्द बनता है दोस्तों, 13 संख्या बनता है। लेकिन यहाँ पे 13 ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कितना अंग और आहा हट जाता है, और यहाँ पे सी आपका 11 जो है वो सही होगा। ठीक, अब 16 देखेंगे जिसमें कहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ज्योत्सना या ज्योत्सना या ज्योतिसना या ज्योत्सना, कौन सा होगा दोस्तों, तो बी आपका ज्योत्सना होगा। परमात्मा ही समग्र ब्राह्मण की रचयिता है, तो इसका सही शब्द कौन सा होगा, रचयिता, ए, बी रचयिता, या सी रचयिता राचिता, या डी रचयिता। तो आपका बी रचयिता सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कहा है मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो उज्जवल का हम सही शब्द सही देखेंगे, सही शब्द शुद्ध शब्द, तो उज्जवल का क्या होगा, ए उज्जवल, बी उज्जवल, सी उज्जवल, या डी उज्जवल। तो कौन सा होगा दोस्तों, इसमें जो है ज डबल ज रहता है। ठीक ना, तो बी आपका सही होगा। इससे हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, शुद्ध शब्द कौन सा है, सच्चिदानंद या सच्चिदानंद या सच्चिदानंद या सचितानंद, कौन सा होगा दोस्तों, तो बी शुद्ध सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर जिसमें कहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो क्या कहेंगे दोस्तों, संधि कहेंगे। ठीक, अगला देखेंगे संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, ये सब तो आप जानते होंगे। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर्ग संधि 5 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, दीर्घ संधि, ठीक ना दोस्तों, वृद्धि संधि, गूढ़ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक, टोटल स्वर संधि 5 प्रकार का होता है, और संधि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर जिसमें कहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, या शब्द के अंत में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग शब्द के आदि मतलब आगे में होता है। ठीक, 23 नंबर देखेंगे जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहेंगे। तो ए समास, बी अव्यय, सी उपसर्ग, या डी प्रत्यय। तो डी प्रत्यय होगा। देखिए शब्द के आगे उपसर्ग का प्रयोग होता है और शब्द के पीछे प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक ना, नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है इनमें से कौन प्रत्यय का प्रकार है, कृत, तदित, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों, कृत और तदित दोनों होगा। ठीक, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितने हैं। तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या
ए 28, बी 30, सी 40 या डी 50? कौन सा होगा दोस्तों? तो कृत प्रत्यय 28 है टोटल, ठीक। और जो तदित, जो मैंने ये तदित जो बोला, दो प्रकार के होते हैं ना, कृत और तदित। कृत 28 हो गया और तदित जो है वो 50 होते हैं, 50 संख्या होते हैं तदित में, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि या विसर्ग संधि। तो कौन सा होगा दोस्तों कपिस में? इसमें बड़ी ई जुड़ा है दोस्तों, ठीक ना। बड़ी ई और आ मिलके क्या बनता है? तो बड़ी ई और आ मिलके आपका बनेगा दीर्घ संधि, ठीक। आ प्लस ई बड़ी मिलके बनेगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कहा है गायक का सही संधि विच्छेद है गा धन अक, गे धन अक, गे धन अक, गे धन यक या गए धन यक। तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका होगा बी गए धन अक, ठीक। गए धन अक बराबर गायक। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे? ए संधि, बी समास, सी अवयव या डी छंद। तो क्या कहेंगे दोस्तों? तो बी समास कहेंगे, ठीक। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं आपका 2, 4, 5 या 6। तो कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 4 प्रकार का। तो समास कौन कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, और आपका होता है द्वंद्व समास और बहिब्रीहि समास, ठीक। बहिब्रीहि समास होता है 4 प्रकार का। अगर समास का भेद पूछे तो 6 प्रकार का होता है उसका भेद। तो कौन कौन सा होता है? 4 अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व के साथ में कर्मधारय और द्विगु मिल जाता है दोस्तों, ठीक। तो वो भेद 6 प्रकार के होते हैं और प्रकार 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जिसका पहला पद प्रधान और दूसरा पद क्रिया विशेषण हो उसे क्या कहेंगे? तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? पहला पद प्रधान और दूसरा पद क्रिया विशेषण हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक। और तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, या तो समझ लीजिएगा तो अच्छा है। देखिए, तत्पुरुष समास में पहला पद क्रिया विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और बहिब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि नए पद का निर्माण करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और द्वंद्व समास में क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और या तो एवं का यूज होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि नदी और नाले द्वंद्व समास में आएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट 31 नंबर देखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाता है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो क्या होगा दोस्तों? तो ए तत्सम होगा, ठीक। ज्यों का त्यों प्रयोग होना ही तत्सम कहलाता है। और संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करना तद्भव कहलाता है दोस्तों। और संस्कृत से संस्कृत ही में प्रयोग करना तत्सम कहलाता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो मजिस्ट्रेट कहाँ से आया दोस्तों? तो ब्रिटिश काल से आया, तो ब्रिटिश विदेशज थे, तो इसलिए डी विदेशज होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। तो क्या होगा पृथ्वी का पर्यायवाची? तो ये रत्नगर्भा होगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए प्रभा, बी रवि, सी हिमांशु, डी दिनकर। तो क्या होगा? ए प्रभा होगा, ठीक। अगला देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा है दामिनी का पर्यायवाची शब्द है
वर्षा, नीरज, बादल या विद्युत। तो क्या होगा दामिनी का? तो डी विद्युत पर्यायवाची होगा। आलोक का विलोम शब्द है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि। तो आलोक का विलोम शब्द सी अंधकार होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अवनी का विलोम शब्द है आसमान, आकाश, अंबर या गगन। तो क्या होगा दोस्तों? सी अंबर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जिसमें कहा है सृष्टि का विलोम शब्द क्या है। तो सृष्टि का विलोम शब्द मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। तो क्या होगा सृष्टि का विलोम शब्द दोस्तों? तो सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय होगा। ठीक, दक्षिण का विलोम शब्द है पश्चिम, पूर्व, वाम या दायां। तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? वाम होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।